गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम भारत में कृषि एवं सिंचाई चैप्टर के अंतर्गत राष्ट्रीय आय पर प्रकाश डालेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, कौन सी फसल किस राज्य में अधिक होती है, कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में पहले स्थान पर है और किस फसल के लिए कैसी दशाएं आवश्यक होती हैं, इस विषय में प्रकाश डाला था। और साथ ही हमने ये कहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और शुरू से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि रही है। वर्तमान में 55% लगभग 55% भाग पर कृषि कार्य होता है, अर्थात कृषि का दायरा सिमटता जा रहा है, क्योंकि उपजाऊ भूमि जो है वो कम होती जा रही है, कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप शहरों का विकास, नगरों का विकास तेज़ी से हो रहा है। लोग उद्योग धंधों की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, कृषि कार्य करना नहीं चाहते। तो इस वजह से क्या है कि अब जो कृषि प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हुआ करती थी, अब दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। फिर भी कृषि का राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का सकल का मतलब होता है कुल मूल्य होता है, अर्थात किसी भी देश के द्वारा जो एक वर्ष में वस्तुएं और सेवाएं तैयार की जाती हैं, उसका जो कीमत होता है उसे हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय। तब सकल घरेलू उत्पाद को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सकल मतलब कुल होता है, यहाँ पर घरेलू मतलब जो पूरे राष्ट्र में उत्पादित की जाती है एक वर्ष के दौरान वस्तुएं और सेवाएं, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय क्या करता है, किसी भी देश के विकास का स्तर बताता है। मतलब एक वर्ष में किसी देश में कितनी मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं निर्मित की जाती हैं, कितनी बेची जाती हैं, मूल्य कब मिलता है, जब हम बेचते हैं किसी सामान को तभी ना मूल्य का पता चलता है। अगर हम न बेचें तो कीमत का पता चलेगा। तो सकल घरेलू उत्पाद का पता जब चलता है तो उससे उसी के द्वारा ही क्या होता है, किसी देश के विकास का स्तर भी मालूम होता है कि कौन सा देश, जैसे चीन, प्रेजेंट टाइम में चीन की अर्थव्यवस्था क्या है, मजबूत है ना। और चीन का मार्केट जो है पूरे विश्व में चीन के सामानों की बिक्री होती है, ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पूरे विश्व के मार्केट में छाई हुई हैं। तो इसी के द्वारा हमें पता चलता है ना कि चीन का सकल घरेलू उत्पाद क्या है, अच्छा है, उत्तम है, अधिक है, इसीलिए उस देश का विकास स्तर भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो बच्चों, इसके द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि किस देश का कितना विकास स्तर है। और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या होता है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि एक वर्ष में दौरान मतलब पूरे वर्ष में उत्पादित यानी उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का सकल मूल्य होता है। तब जितनी वस्तुएं और सेवाएं एक साल में कोई देश उत्पादित करता है, उसके मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और किसी भी देश के विकास का यह स्तर बताता है। और नकदी फसल किसे कहते हैं बच्चों, क्या पिछली वीडियो में भी बताए हैं, फिर से प्रकाश डाल दे रहे हैं। नकदी फसल, बोलचाल में हम बोलते हैं नगदी, लिखते हैं नकदी। नकदी फसल किसे कहते हैं, दूसरों के उपयोग अर्थात विक्रय के लिए
बेचने के लिए मुख्य रूप से क्या, विक्रय यानी बेचना, विक्रय के लिए उत्पादित फसल जिसके नकद आय की प्राप्ति होती है, जिससे क्या होता है, नकद आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नगदी फसल कहते हैं। और इसका उपयोग किसान स्वयं नहीं करता, अब इसमें कौन सी फसल आ जाएगी, जैसे मुख्य रूप से क्या है, कपास। कपास भारत की क्या है, नगदी फसल है। ऐसे ही चाय है, गन्ना है, जूट है, ये सब क्या है, भारत की नगदी फसलों में आता है। इसे किसान सीधे मार्केट में बेच देता है। जैसे चावल, गेहूँ, ये सब क्या होता है, पहले इसकी कटाई की जाती है, दवाई की जाती है, सफाई की जाती है, इसके बाद मार्केट में बेचा जाता है। किंतु आप सभी ने देखा होगा, गन्ना हमारे क्षेत्र में होता है कि गन्ने को खेत से काट करके कहाँ पहुँचा दिया जाता है, मिल में पहुँचा दिया जाता है, तो सीधे पैसा मिल जाता है किसान को। किसान उपयोग करता है उसका नहीं ना, गन्ने के द्वारा जो चीनी बनता है मार्केट में आता है उसका उपयोग करता है, तो उसी किसान का गन्ना, उसी किसान के गन्ने से बना हुआ चीनी उसको मिलता है, नहीं मिलता है ना। तो इस प्रकार क्या है कि वो उपयोग तो करता है लेकिन अपने ही फसल का उपयोग नहीं कर पाता है। और इसी तरह चाय है, चाय के बागान जो लगाता है, क्या वही चाय का इस्तेमाल करता है, नहीं करता। कपास इसी तरह है, तो किसान इसे सीधे खेतों में से बेच देता है और इससे उसको आय की प्राप्ति होती है, तो इसे क्या कहते हैं, नगदी फसल कहते हैं। अब आइए, अब हम लोग समझते हैं कि भारत में आपने देखा होगा, कभी खेती करने वाले व्यक्तियों से जानने का प्रयास किया होगा कि उन्हें कृषि कार्य में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। बच्चों, अधिकांशतः आप लोग सुने होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अवश्य सुना होगा कि कृषकों के समक्ष बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। जैसे क्या होता है कि कभी बाढ़ आ जाता है, फसल नष्ट हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, फसल नष्ट हो जाती है। छोटे छोटे बिखरे खेतों के कारण किसानों को कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। कभी कभी पशुओं में बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित होता है। नहरों में समय से और पर्याप्त पानी न मिलने से फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ ही किसान जो होते हैं उनके पास धन की कमी है, नवीन संसाधनों की कमी है, छोटे छोटे खेत हैं, तो ये सब जो समस्याएं हैं हमारी, वो क्या हैं, ये कृषकों की समस्याएं हैं। क्या इनके अतिरिक्त भी कृषकों की समस्याएं हैं जिसका आपके क्षेत्र के लोगों को सामना करना पड़ता है? तो आपके समझ में कोई समस्या है कि नहीं है? आप सभी ने सुना होगा, जब जुताई बुआई का टाइम आता है लोग क्या करते हैं, सबके पास ट्रैक्टर है नहीं है ना, और ना ही सबके पास भूमि है, तो कुछ लोग दूसरों की भूमि लेते हैं, जिसे अधिया गांव में बोलते हैं, और वो खेती करते हैं। तो किसी को पानी समय से नहीं मिलता है, वो समस्या है। तो किसी के पास पैसा नहीं है कि वो नया बीज लाए, खाद लाए। तो ये सब समस्याएं जो हैं किसानों के समक्ष, पूरे देश के किसानों के समक्ष हैं। और साथ में कुछ प्राकृतिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे समय से वर्षा का न होना और अत्यधिक वर्षा का होना, या पाला पड़ना, या ओला पड़ना। तो ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा होना, अनावृष्टि मतलब वर्षा न होना। तो ये सब जो समस्याएं हैं लगभग पूरे देश में किसानों की एक समान है, क्योंकि भारत जो है वो मानसूनी कृषि, भारत की कृषि क्या है, मानसूनी कृषि है, यानी मानसून पर आधारित कृषि है। जब मानसून अच्छा होता है तो कृषि अच्छी होती है, नहीं होता है तो नहीं होती है। तो कृषकों को व्यवसाय से संबंधित कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया, क्या करती है सरकार? तो बच्चों, सरकार समय समय पर कदम उठाती रहती है। जैसे सूखा पड़ने पर क्या करती है सरकार, किसानों को वो किसानों के ऋण को माफ़ कर देती है। जहाँ बड़े पैमाने पर कृषि होती है, किसान खेती करने के लिए ऋण लेते हैं, तो उनके ऋणों को माफ़ कर दिया जाता है। किसानों के जो नए बीज दिए जाते हैं, खाद की व्यवस्था की जाती है। ये सब सरकार समय समय पर कदम उठाती रहती है। जैसे कि मोदी सरकार ने क्या किया, 2-2 हज़ार रुपये तीनों फसल के टाइम किसानों के खाते में गया है, आप सभी जान रहे हैं। तो हमारी सरकार भी जो है समय समय पर किसानों को सुविधाएं प्रदान करती रहती है, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती रहती है। फिर भी हम जान लेते हैं कि हमेशा निरंतर सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं को निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो और क्या उठाना चाहिए। तो बच्चों, सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं। पहला क्या किया है सरकार ने, जो कि नियमित रूप से चलती हैं। ये तो अस्थायी हैं कि जो 2-2 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिले, तो इसे अस्थायी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन जो नियमित व्यवस्था चलती रहती है, चाहे कोई भी सरकार आए जाए, तो क्या किया है, पैदावार की उचित दर प्रदान करने के लिए पैदावार की उचित दर प्रदान करने के लिए अनाजों फसलों की खरीद की न्यूनतम दर निश्चित की गई है। करने के लिए फसलों, अनाजों की उचित दर निश्चित की गई है। किसके द्वारा बच्चों? सरकार के द्वारा उचित दर निश्चित की गई है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूनतम दर। जब सरकार ने न्यूनतम निश्चित दर तय कर दिया है, इससे कम दर पर कोई भी किसान अपने फसल को नहीं बेचेगा। अगर कोई ज़बरदस्ती खरीदता है तो किसान उसको नहीं बेचेगा, ज़बरदस्ती करता है तो उस पर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। दूसरा क्या है, फसल को खरीदने और बेचने के लिए मंडियों की व्यवस्था। मंडी जैसे सब्जी मंडी, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि सब्जी मंडी है। और विपणन केंद्रों की स्थापना की गई है। विपणन मतलब बांटना होता है, बेच। यहाँ पर क्या है, विपणन, अर्थशास्त्र में विपणन कहा जाता है। विपणन मतलब बांटने की व्यवस्था, यानी बेचने की व्यवस्था के लिए क्या किया गया है, विपणन केंद्रों की स्थापना। यहाँ पर क्या होता है, किसान
अपने सामान को ले जाता है इन केंद्रों पर, विपणन केंद्रों पर, थोक भाव में जहाँ पर बेचा जाता है वहाँ बेच करके फिर चला आता है। इसके बाद विपणन केंद्र अपनी व्यवस्था द्वारा उसको बेचते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। तो ये व्यवस्थाएं किसकी हैं? गवर्नमेंट की हैं बच्चों। गवर्नमेंट ने ये सारी व्यवस्था की है। किसके लिए? किसानों के लिए। अगली व्यवस्था क्या है? आने जाने व फसलों की ढुलाई के लिए छोटे बड़े मार्गों को बनाया गया है। तीसरा, छोटे बड़े मार्गों की व्यवस्था किसके लिए? फसल की ढुलाई के लिए। तब फसल को लाने ले जाने के लिए क्या चाहिए? सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सड़क की व्यवस्था भी कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। अगला, खाद्य संरक्षण के लिए गोदाम शीतघरों की स्थापना की गई है। गोदाम जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं इकट्ठा, और शीतघर यानी कोल्ड स्टोरेज, जैसे आलू मिल। अगली व्यवस्था क्या है बच्चों? किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर फसल बीमा किसानों को ऋण देने की व्यवस्था। व्यवस्था की गई है। ये किसने किया है? हमारी सरकार ने किया है, जो कि हमेशा चलता रहता है। और लास्ट है कि विभिन्न प्रकार की फसल बीमा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? विभिन्न प्रकार की फसल बीमा से योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो बच्चों, अब आपके मन में यह भाव आ रहा होगा कि फसलों का भी बीमा होता है। तो हाँ बच्चों, फसलों का भी बीमा होता है। जैसे जीवन बीमा होता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन का बीमा होता है। उसी तरह से वस्तुओं और सेवाओं का भी बीमा होता है। जैसे गाड़ी का बीमा होता है, तो उसमें क्या होता है? अगर एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी आपकी फूट जाती है, तो गवर्नमेंट पैसा देती है। ठीक उसी प्रकार से फसलों का भी बीमा कराया जाता है। अगर आपने फसल का बीमा कराया है, तो अगर आपके फसल में आग लग जाती है, या आपकी फसल किसी भी वजह से, बाढ़ की वजह से, सूखा की वजह से, किसी भी वजह से बर्बाद हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसका मुआवजा देती है। तो फसल का भी बीमा करा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई भी आपदा, किसी भी आपदा की वजह से आपकी फसल नुकसान हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको भुगतान करती है। तो आप निश्चिंत रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी अपने आसपास के लोगों से पूछ करके कर लीजिएगा, और उसके विषय में 2-4 लाइन अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। अभी हमने समझाया है। अब हम
चकबंदी और सिंचाई, दूसरा टॉपिक हमारा है। पहले सिंचाई किसे कहते हैं और भारत में किस प्रकार की सिंचाई की जाती है, तो बच्चों इसके विषय में जान लेते हैं। तो आप कभी अपने घर पर गमलों या पौधों में पानी डालते हैं? क्या आपने किसानों को खेतों की सिंचाई करते हुए देखा है? तो आपने अवश्य देखा होगा और ये भी देखा होगा कि किसान कितने तरह से सिंचाई करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी देखा होगा। किंतु सिंचाई के पहले हम चकबंदी पर प्रकाश डाल दे रहे हैं कि चकबंदी किसे कहते हैं। इसके बाद सिंचाई पर चर्चा करेंगे। चकबंदी आपने सुना होगा बच्चों कि चकबंदी हुई है। चकबंदी में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए एक व्यक्ति का खेत है और यह फिर उसी से सटा हुआ दूसरे व्यक्ति का खेत है, फिर ये तीसरे व्यक्ति उसी पहले व्यक्ति का यहाँ खेत हो गया, यहाँ बीच में क्या हुआ, दूसरे व्यक्ति का हो गया, फिर ये दूसरे व्यक्ति का यहाँ हो गया। जैसे ये एक व्यक्ति का खेत हो गया, ये एक व्यक्ति का खेत हो गया, और ये जो है ये पहला जो है उसका है और ये दूसरा जो है उसका है। अब मान लीजिए इसमें तीसरा आ जाता है, ये तीसरे व्यक्ति का खेत हो गया। अब तीसरे का एक यहाँ है, एक यहाँ आ जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरे की जगह यहाँ पर पहले का आ जा रहा है, यहाँ पर दूसरे का आ जा रहा है, फिर यहाँ पर तीसरे का आ जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पहले का आ जा रहा है। तो बच्चों अगर पहले को कृषि कार्य करना होगा, जैसा कि आधुनिक कृषि में हो रहा है, ट्रैक्टर से जुताई होती है, तो अब इतने छोटे भूखंड पर वह जुताई आसानी से कर पाएगा? आप ही सोचो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है। यही हालत किसकी है, दूसरे वाले की है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो तीसरे वाले की भी है। एक इस कोने में पड़ रही है तो एक इस कोने में, तो एक इस कोने में। अब अगर यह ट्रैक्टर लाता है तो एक खेत की तो जुताई करवा लेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, पहले से दूसरे से तीसरे से फिर आएगा यहाँ पर। अभी इन दोनों से पूछना पड़ेगा कि आपके खेत में से लेके जाएं कि नहीं जाएं। अगर फसल लगी है तो वह किसान कैसे लेके जाएगा, तो या तो उसका खेत परती रह जाएगा या फिर किसी ऐसी चीज़ की बुआई करेगा जो कि हाथ से किया जा सके, खोद खोद करके। तो ये किसानों के समक्ष बहुत बड़ी समस्याएं थी। छोटे छोटे बिखरे हुए खेत, ये इसको हम क्या कहेंगे, बिखरे हैं ना, एक यहाँ एक वहाँ, यहाँ जैसे सामान कोई हम फेंक देते हैं यहाँ वहाँ, तो उसको क्या कहते हैं, बिखरा हुआ ना। तो ये बिखरे हुए खेतों को इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, चकबंदी। अब इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने योजना चलाई चकबंदी की कि बिखरे हुए खेतों को एक जगह कर दिया जाए। जैसे अब ये दो वाले का खेत दो वाले के पास कर दिया जाए, एक वाले का एक वाले। अब ये जो एक वाले का यहाँ है, दो वाले का है यहाँ है, तो दो वाले का इसमें कर देंगे, पास पास हो जाएगा, एक वाले का इसमें कर देंगे, तो ये हो गया बड़ा। और ये जो यहाँ है यहाँ पर कर देंगे, फिर ये जो यहाँ है यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले का खेत कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया। इसी तरह से दूसरे का यहाँ पर दो कर देंगे, ठीक, तो ये दूसरे का हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे का ऐसे कर देंगे तो ये तीसरे का हो गया। तो बड़ा हो गया कि नहीं। अब न तो इसको इससे कहना पड़ रहा है, न इससे इसको कहना पड़ रहा है। इधर से आएगा ट्रैक्टर, आएगा पानी आएगा, जो भी आएगा आराम से हो जाएगा। तो बच्चों ये कृषकों की समस्याओं को दूर करने के लिए, और ऐसे उत्पादन भी बढ़ता है, नहीं तो खेत क्या होता, पड़ती रह जाता। तो इस वजह से चकबंदी किया गया। अब चकबंदी का शाब्दिक अर्थ हम बता दे रहे हैं, इसे कहते हैं अभी समझाए हैं कि इधर उधर इधर उधर बिखरे खेतों को
एक साथ कर देना चकबंदी कहलाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि चकबंदी किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बिखरे खेत एक जगह करके एक व्यक्ति के खेत एक साथ होने से बड़े बड़े खेत हो जाते हैं। जैसा कि अभी हमने दिखाया कि एक व्यक्ति का क्या हो गया, जो छोटा छोटा था वो बड़ा हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि उत्पादन अधिक होगा, सिंचाई की सुविधा हो जाएगी, जुताई की सुविधा हो जाएगी। और इसे ही चक काटना भी कहते हैं, यानी एक व्यक्ति को जो कि बिखरा हुआ टुकड़ा था 10 जगह, उसको एक जगह कर दिया गया उसके खेत को, तो इसे चक काटना या चकबंदी कहा जाता है। और इसमें खेतों को एक बराबर कर दिया गया। और आप सभी ने देखा है, आप सभी जानते हैं। अब हम आते हैं सिंचाई। अगला टॉपिक हमारा क्या है, सिंचाई है। सिंचाई आप सभी जानते हैं कि खेतों में हमारे पानी जाता है, यानी सिंचाई की जाती है फसलों की। अगर फसलों की सिंचाई नहीं होगी तो फसल क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और फसल बर्बाद होंगे तो अनाज, अगर उत्पादन अच्छा नहीं होगा तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो बच्चों, आपने गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन देखे हैं? कृषि कार्य के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि सिंचाई तो आवश्यक है। मानसूनी वर्षा होती है, अगर मानसून अच्छा आया तो वर्षा अच्छी होगी, नहीं आया तो नहीं होगी। तो फसल कैसे जिंदा रहेंगे, उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। और भारत में क्या होता है कि मानसून अनिश्चित है, असमान है। साल में अच्छी फसल और एक से अधिक फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। ये पहला कारण हो गया। जैसा कि हम अभी बताए हैं कि मानसून अच्छा रहता है तो फसल अच्छी होती है, मानसून अच्छा नहीं रहता है तो फसल अच्छी नहीं होती है। और मानसून क्या है? मानसून अनिश्चित, निश्चित नहीं होता है कि हाँ इसी डेट में वर्षा होगी, और असमान भी है। तब हर जगह वर्षा का औसत समान नहीं होता है। और हर जगह किसान क्या करते हैं कि एक से अधिक फसल वर्ष में उगाते हैं। भी वर्षा की आवश्यकता होती। सिंचाई, वर्षा तो अनिश्चित है, सिंचाई आवश्यक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि सिंचाई क्यों आवश्यक है, क्यों होनी चाहिए सिंचाई। और सिंचाई के, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्राचीन काल में कुआं और तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती थी। आधुनिक समय में नलकूप यानी पाइपलाइन के द्वारा सिंचाई की जाती है। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नहरें बना करके सिंचाई की सुविधा की गई है। देश के विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं से नहरें निकाली गई हैं। नदी घाटी परियोजना मतलब नदियों पर जो बांध बनाया जाता है, और बांध के द्वारा पानी कई उपयोग के लिए एक साथ सप्लाई किया जाता है, पहुंचाया जाता है। जैसे सिंचाई के लिए, पीने के लिए और जल विद्युत उत्पन्न करने के उपयोग के लिए जो बांध का प्रयोग किया जाता है। बहुत सी योजनाओं का एक साथ संचालन होता है, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। और नदियों पर बांध बनाया जाता है, इसे नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं।
तो इसके द्वारा जो है सिंचाई की व्यवस्था की गई है। और सिंचाई क्या होता है? आधुनिक सिंचाई का अभी हमने बताया। प्राचीन तरीका क्या था? तालाब और कुआं। आधुनिक समय में सिंचाई किससे की जाती है? आधुनिक पद्धति क्या है? 2 प्रकार की है, टपक सिंचाई और छिड़काव सिंचाई। टपक जिसको कि ड्रिप कहते हैं, और छिड़काव जिसे क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर। तो ये सिंचाई की क्या है? आधुनिक विधि है। जैसा कि शब्द से ही आपको इसका अर्थ समझ में आ जा रहा होगा। टपक, टपकना हम कब कहते हैं? जैसे नल से पानी अगर बूंद बूंद गिरता है तो उसे हम कहते हैं ना कि टपक रहा है, पानी टपक रहा है। या छत से पानी गिरता है बूंद बूंद करके बारिश के दिनों में, तो हम लोग नहीं कहते हैं कि पानी टपक रहा है। और छिड़काव, जब छिड़कते हैं पानी, तो इस तरह से जो आधुनिक समय में सिंचाई की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पानी बर्बाद न हो। तो सिंचाई, आजकल सिंचाई की नवीन पद्धति क्या है बच्चों? ड्रिप या टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर या छिड़काव सिंचाई। सामान्यतः बागानी फसलों के लिए इन सिंचाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बागानी फसल कौन कौन से होते हैं? फल, फूल, साग सब्जी आदि में क्या होता है? टपक सिंचाई का प्रयोग होता है। टपक सिंचाई का प्रयोग कहाँ होता है? बागानी कृषि में। और इसमें क्या आता है? फल, फूल, साग सब्जी, ये टपक सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। और खाद्यान्न फसलों में छिड़काव किसमें की जाती है? खाद्यान्न। खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? जो हम खाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मटर, ये सब जो फसलें होती हैं इन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं। तो इनमें कौन सी सिंचाई इस्तेमाल की जाती है? छिड़काव सिंचाई इस्तेमाल की जाती है। और यह दोनों पद्धतियाँ भारत में क्यों जो है इस्तेमाल की जाती हैं? इसका कारण यह है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण हमारे यहाँ क्या है? ज़रूरी नहीं कि हमेशा मानसून अच्छा हो। कभी मानसून अच्छा आता है, कभी नहीं आता है। और 12 महीने जो फसलें लगाई जाती हैं खेतों में बारिश नहीं होता है। तो इसलिए सूखे से बचने के लिए, फसलों को बचाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। और पानी को बचाने के लिए हम टपक और छिड़काव सिंचाई का प्रयोग करते हैं। और इन पद्धतियों द्वारा क्या होता है? कम खर्च लगता है, पानी की भी बचत होती है, समय की बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है। तो इस प्रकार ये आधुनिक संसाधन है किस चीज़ का बच्चों? सिंचाई का। और प्राचीन काल में किससे सिंचाई होती थी? कुआं से होता था, तालाब से होता था और नहर से होती थी। बहुत से राजा लोग, लेकिन सामान्यतः जो होता था कुआं और तालाब ही होता था। कुछ जगह पर राजाओं द्वारा नहरें निकलवाई गई थी। जैसे मौर्य काल में मौर्य वंश के शासकों ने नहरें बनवाई थी। बाद में मुगल काल में तो राजाओं द्वारा नहरें भी बनवाई जाती हैं थी कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए, परंतु अधिकांशतः कुओं और तालाबों का ही प्रयोग किया जाता था। आधुनिक समय में किसका प्रयोग किया जाता है? पाइपलाइन का, यानी नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है और नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे है हमारा अगला टॉपिक क्या है? हरित क्रांति। हरित क्रांति। अब हरित क्रांति किसे कहते हैं?
हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का क्या मानते हैं? क्रांति का जनक माना जाता है। और हरित क्रांति किसे कहते हैं? नवीन कृषि पद्धतियों के द्वारा अत्यधिक उत्पादन होना या उत्पादन बढ़ाना होना ही क्या कहलाता है? हरित क्रांति। और 1966-67 में 66-67 के दशक में प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति की मुख्य फसल क्या है बच्चों? गेहूँ। गेहूँ उत्पादन में ही हरित क्रांति को गेहूँ पर ही आजमाया गया। गेहूँ उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा। किसके द्वारा? नवीन खाद, नवीन बीज, नवीन कृषि पद्धतियों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ा दिया गया, तीव्र गति से बढ़ाया गया। इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। और इसके जनक थे अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये जो हैं ये हरित क्रांति के जनक हैं। क्या हैं? जनक। इसके हरित क्रांति के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो कि कहाँ के हैं? अमेरिकन कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही गेहूं के फसल पर इसका प्रयोग किया और तीव्र गति से गेहूं का उत्पादन बढ़ा। और भारत में इसका प्रयोग किसने किया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। इसलिए भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जबकि जन्मदाता विश्व में कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार अब आपके समझ में आ गया होगा कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। हरित क्रांति की मुख्य बातें क्या थी? अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों के द्वारा गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। जैसे रासायनिक खादों में अमोनिया सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनिया फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट का विकास एवं उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना। जैसे कंपोस्ट की खाद, कंपोस्ट यानी कूड़े करकट से जो खाद बनाई जाती है, हरी खाद सनई से, ढैंचा से, ये सब जो है जो बंजर भूमि होती है उस पर लगाया जाता है, उसको उपजाऊ बनाया जाता है। नीम की खाली
की खाद इत्यादि, रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। इन सब के प्रयोग के द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास ही क्या है, हरित क्रांति कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने भारत में कृषि एवं सिंचाई के विषय में विस्तृत जानकारी ले ली। अब हम अपेक्षा करते हैं कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको पढ़ कर के याद कर लीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।